जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिकोड यूपीएससी। डिकोड यूपीएससी में आपकी स्वागत है। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सॉरी, एक्चुअली मैं विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन थी, मैंने करा तो उसके बाद बंद कर दिया मैं उसको, कि रिस्पॉन्स वगैरह नहीं मिल रहे थे। एंड जब आप मैंने कमेंट्स देखी तो रियलाइज हुआ कि आई शुड कंटिन्यू दिस थिंग। एटलीस्ट जो कमेंट कर रहे हैं वो बेनिफिटेड हैं, दैट्स इनफ फॉर मी। एंड देखो, जब आपने कमेंट करा तो मोटिवेट्स मी। ठीक है, ठीक है, जब आप कमेंट करते हो तो दैट मोटिवेट्स मी कि हाँ, टू डू समथिंग फॉर यू। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विथ इकोनॉमिक्स का। नाउ सितंबर मंथ का है, चलो जीएसटी से पहले स्टार्ट करते हैं। जीएसटी रिफॉर्म आई इकोनॉमी में। ठीक है, नाउ अभी हुआ क्या कि रिसेंटली अगर आप देखोगे, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मतलब हमें देखने को मिला है कि अभी जो है ना 56th मीटिंग हुई थी, ठीक है, जीएसटी काउंसिल की। उसमें क्या है कि नया नेक्स्ट जनरेशन जो है जीएसटी रिफॉर्म लेके आएगा, जिसको हम लोग जीएसटी 2.0 कहते हैं, जिसमें आपकी जो रेट थी उसको 5% और 18% कर दिया गया। राइट, 5 से 18% कर दिया गया। दो ही स्लैब है अपने पास में फिलहाल के लिए। तो ये क्या करता है, जिसमें कि रेट रेशनलाइजेशन हुई और जाके सिंप्लीफाइड दो स्लैब में डाल दिया गया। इवैल्यूएशन ऑफ हम देखेंगे जीएसटी 1.0। अब जीएसटी के बारे में देखते हैं। भाई ये सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि आपकी गुड और सर्विसेज के सप्लाई पे लगती है थ्रू आउट द इंडिया, अक्रॉस द इंडिया, है ना। आप कहीं भी हो, चाहे आप कश्मीर में हो, कन्याकुमारी में, यू नीड टू पे द जीएसटी। और जीएसटी पता है कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है ना। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2017 में। अब इसका जो मेन कंपोनेंट है जीएसटी का, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी और जाके इंटीग्रेटेड जीएसटी हो गया। ठीक है ना। आपके सी जीएसटी और एस जीएसटी और यूटी जीएसटी जो है, ये इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन है। और आईजीएसटी जो हो गया आपका क्या है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, इंट्रा और इंटर। इंट्रा पता है कि विथ इन स्टेट, विथ इन ये, राइट। और इंटर क्या है कि भैया मतलब कि अलग स्टेट में, राइट। राइट नाउ, जो भी आईजीएसटी से टैक्स कलेक्टेड किया जाता है, तो ये क्या होता है कि कलेक्टेड बाय होम, कलेक्टेड बाय सेंटर और जस्ट शेयर विद स्टेट। ठीक है नाउ, अब ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब भैया ये रेवेन्यू उसी स्टेट को जाएगी जहां पे फाइनली गुड एंड सर्विसेज कंज्यूम किया जाएगा। अब आप मैन्युफैक्चर करते हो महाराष्ट्र में, आपने मैन्युफैक्चर किया कोई भी प्रोडक्ट, लेट्स से कि आपने कार प्रोड्यूस किया महाराष्ट्र में, और जाके बंदा यूपी में वो सेल आउट हुआ, तो यूपी में वो टैक्स जाएगी, राइट। नाउ अब ये सिग्निफिकेंस जो जीएसटी का है वो देखेंगे। ये जो है आपका क्या हुआ कि जो 17 डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस थे और 13 सेंसेस थे, उसको एक यूनिफाइड टैक्स में हम लोग ले आए। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों ने कास्केडिंग इफेक्ट को, जो कास्केडिंग टैक्स था, उसको हम लोग एलिमिनेट किया, टैक्स ऑन टैक्स। अब जैसे कि होता क्या था कि मान लीजिए कि आपने कोई चीज बनाया, प्रोड्यूस किया, ठीक है, आपको उस पे इनपुट जो था 10% पे टैक्स लगा। फिर आप वो टैक्स को डाल दिए, ऐड कर दिए। अब बंदा जो है, जो मैं परचेज कर रहा हूँ, ठीक है, लेट सपोज आई एम मर्चेंट, मैंने परचेज किया आपसे, तो मैं उस 10% पे भी टैक्स दे रहा हूँ। फिर मैं उस टैक्स को जोड़ के, फिर आप हो बायर हो, आप भी क्या करो, उस पर टैक्स दे रहे हो। तो मतलब टैक्स ऑन टैक्स ऑन टैक्स चल रहा है। क्यों? बिकॉज की जो इंटर क्रेडिट थी वो उस पे उनको रिबेट नहीं मिली थी, राइट नाउ। चलो, तो यहां से क्या हुआ, कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो खत्म हुआ। उसके बाद जीएसटी टैक्स पेयर जो बेसिस है वो आपका ग्रो हुआ 66.5 लाख से, आपका 2017 में था 1.1 करोड़ हो गया 2025 में, राइट ना। उसके बाद होता क्या है कि आपकी जो फाइनेंशियल ईयर 2024 से 25 थी, जहां पे आपने देखा कि 22.8 लाख करोड़ जो ग्रोस जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो कि डबल इन 4 ईयर, है ना। नाउ अब हम देखेंगे जीएसटी 2.0 का की रिफॉर्म और स्ट्रक्चर में। यहाँ पे आपकी रेट जो थी, न्यू रेट स्ट्रक्चर आती है, दो स्लैब आया, जो कि 5%, 18%। बाकी पहले के जो बाकी जो रेट थे 12% और 28%, इसको हम लोगों ने खत्म कर दिया। अब 40% जो आपकी स्पेशल डीमेरिट अप्लाइज ऑन सीन गुड्स और सिलेक्टेड लग्जरीज, ठीक है, जैसे कि सिगरेट वगैरह हो गया, उस पर 40% हम लोगों ने टैक्स लगा दिया, रिप्लेसिंग द कंपनसेशन सेजेस हो गया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि फायदा हुआ ना, गुड है ना, कि जो सीन गुड है, ठीक है, चाहे सिगरेट है, जो भी चीजें हैं जो मतलब हेल्थ के लिए भी खराब है, सोसाइटी के लिए भी खराब है। हेल्थ जो सिर्फ आपको, सॉरी, सिगरेट जो कंज्यूम कर रहा है वो सिर्फ स्मोकर को कंज्यूम नहीं कर रहा है, जो बगल में खड़ा है उसको भी, जो कंज्यूम कर रहा है उसको ही हार्म नहीं कर रहा, जो बगल में खड़ा है उसको भी हार्म कर रहा है। ठीक है, पैसिव ना। अब जाके ये जो मीडियन टैक्स रेट है इफेक्टिवली मूव आपका 12 से 5% पे आ गया है। और रिलीफ देखो सिटीजन को, की सेक्टर को, जो आपकी इसेंशियल है, जो कि 18 से 5% कर दिया, जैसे हेयर ऑयल हो गया, सॉप बार हो गया, शैम्पूज हो गया, टूथपेस्ट हो गया, है ना, ताकि आप अच्छा सुंदर दिख सकते हो।
राइट, ताकि शैम्पू टूथपेस्ट एंड जो भी सोप बार वगैरह हेयर ऑयल है उस पे 18 से 5% कर दिया गया। और हेल्थ पे जो है भैया 18 से 5% या तो नील कर दिया गया। ठीक है, जीएसटी जो एग्जेम्प्टेड होगा सारे इंडिविजुअल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज पे और देयर इंश्योरेंस पे। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या हुआ, 36 आपकी स्पेसिफिक लाइफ लाइफ सेविंग ड्रग्स है जिसपे नील रेट लगी हुई है। अब ऐसे में इंसिडेंट बता रहा हूँ कि कुछ दिन पहले, ठीक है, आई वेंट टू अ फार्मिस्ट, तो मैं मेडिसिन लिया एंड देखा कि भाई साहब जीएसटी हटने के बाद भी उस मेडिसिन पे 18% पहले जीएसटी थी, अब हटने के बाद भी क्योंकि लाइफ सेविंग मेडिसिन है, तो बोला कि नहीं भैया 18% जीएसटी लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। मैं बोला कि देखो भाई साहब 0% जीएसटी लग रहा है, इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, पता है, इतना तो बेसिक पता होता है। तो ये इकोनॉमिक्स पढ़ने का फायदा आपको पता है कि ठीक है। फिर उसने बिल दिखाया, मैं बोला कि बिल में तो है नहीं। फिर वो बोला कि मेरे को आगे से वो बंदा ऐसा बोला। मैं बोला तो आपको बेवकूफ बनाया गया है, तो आप जाओ रिबेट करो, बोलो कि भैया ऐसा है कि मेरा पैसा वापस करो। यू कैन नॉट से ना कि अगर आपके साथ में ठगी हुई तो आप सामने वालों को ठगो, राइट नाउ। तो नील हो गया। और ताकि जितने अदर मेडिसिन जो है, जो 12 से 5% पे, मोस्ट अदर मेडिसिन को 12 से 5% पे कर दिया गया। की इकोनॉमिक ड्राइवर जो 28 से 18% है, जैसे एयर कंडीशनर हो गया, डिश वॉशिंग मशीन हो गया, और टीवी सेट हो गया, जो कि सारे पे 18%, ठीक है, लगा दी गई ना। चलो, अब जाके जो सीमेंट है उसको 28 से 18% ले आया गया। ट्रांसपोर्टेशन जो है आपकी स्मॉल कार जो होगी उसमें जो अप टू 1200 सीसी हो गया, डीजल कार पे 1500 सीसी हो गया, बोथ अंडर द 4000 mm लेंथ, और मोटरसाइकिल हो गया अप टू 350 सीसी को, ये 18%। देखो समझ ना। तो अब आप जाओ बाइक लो ना। अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अब मान लीजिए कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, जैसे मैंने अभी बताया, अगर उनको कोई इशू है तो वो कहाँ जाएंगे, तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के हमने क्या बनाया, गुड एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल बताया बनाया, कि सेट टू ऑपरेशनलाइज अपील बिफोर एंड ऑफ द सितंबर, जो कि सितंबर के एंड में स्टार्ट हो चुका है। इट हैज बीन फॉर्मली लॉन्च्ड बाय बाय गवर्नमेंट। ठीक है ना, हम देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में। अब रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, आसान कर दिया गया, एक सिंप्लीफाइड और ऑप्शनल जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम आया गया, जो कि रिकमेंड करता है स्मॉल और लो रिस्क बिजनेस के लिए, गारंटी करता है ऑटोमेटेड रजिस्ट्रेशन जो है, जो कि 1 नवंबर 2025 से ऑपरेशनलाइज हो चुका है। अब ये आपका क्या करेगा, सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन करेगा, जो आपके स्मॉल सप्लायर हो गए, जो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर यूज करते हैं, आल्सो हैज बीन अप्रूव्ड इन द दिस प्रिंसिपल। अब होता क्या, जो आपके एक्सपोर्ट बेनिफिट क्या मिल रही है, अब रिकमेंडेड दैट की जो प्लेस ऑफ सप्लाई है फॉर इंटरमीडिएटरी सर्विसेज, ठीक है, जहां पे आप सप्लाई कर रहे हो इंटरमीडिएट सर्विसेज, विल बी डिटरमाइंड एज पर द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सच सर्विसेज। ठीक है, कि वहां उसकी लोकेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अर्लियर इट वाज डिसाइडेड बाय प्लेस ऑफ सप्लाई, कि भैया मतलब कि सप्लाई का प्लेस कहाँ है, अब ये लोकेशन पे ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सच सर्विसेज, जो रिसीव कर रहा है, रेसिपिएंट है उस सर्विसेज का। नाउ अब ये क्या करेगा, जो हेल्प करेगा इंडियन एक्सपोर्टर को ऑफ सच सर्विसेज टू क्लेम द एक्सपोर्ट बेनिफिट, कि जो एक्सपोर्ट बेनिफिट वगैरह है, जो हम आगे देखेंगे जब इकोनॉमिक सीरीज स्टार्ट किए उसमें देखेंगे हम लोग, राइट। इंटरमीडिएट सर्विसेज हो गया, इसमें क्या क्या है, इन्वॉल्विंग द फैसिलिटिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज विदाउट अल्टरिंग देम। ठीक है, ये क्या है कि इंटरमीडिएट गुड वो गुड हो गया जो इन्वॉल्व करता है फैसिलिटिंग सप्लाई ऑफ गुड और सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज, मतलब ए है और ये भी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो सप्लाई हो रहा है ना। बेनिफिट क्या मिला हमें रिसेंट चेंजेस में, अब देखो सोशल प्रोटेक्शन मिला। अब देखो जब हमारी जीएसटी जो 18 से कुछ 5% पे आ गया, 28 से 18% पे जो ये स्लैब में आ गया है, इससे क्या हो रहा है कि जीएसटी एग्जाम्पशन इंश्योरेंस पे, एसेंशियल मेडिसिन पे, हाउस होल्ड सिक्योरिटी पे, ये सब पे ये हुआ, तो भैया आपके पास में पैसे बच रही हैं, आप पैसे क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, आप पैसे क्या क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, अब लोअर प्राइस है तो डिमांड भी बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, बाकी पैसे आपके पास में बच गए तो चीपर गुड होगा, तो सर्विसेज चीपर सस्ता गुड होगा, सर्विसेज क्या होगा, इंक्रीज होगा, और हाउस होल्ड सेविंग बढ़ेगी। तो ये क्या होगा, ऑलरेडी जब सेविंग बढ़ती है, आपके पास में ज्यादा पैसा बच गया, तो आप क्या करोगे, कंजप्शन और बढ़ाओगे। जब आपकी कंजप्शन बढ़ाएगी, ये बूस्ट करेगी नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ एस्टिमेट, जो हो गया 20 to 30 बेसिक पॉइंट। ठीक है, बेसिस पॉइंट हो गया, राइट। जाहिर सी बात है, अगर आप देखो टैक्स गिरा, टैक्स गिरने के बाद क्या हुआ कि आपकी पैसे बची, आपकी जब पॉकेट में ज्यादा पैसा बच गया, आप क्या करोगे, सोचोगे चलो ठीक है पैसे बच गए, कुछ और ले लेता हूँ, कुछ और का आप डिमांड करोगे। जब डिमांड करोगे, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ा तो भैया प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी, ऑल दोस थिंग्स आर लिंक्ड। ठीक है, तो टैक्स से देखो, जैसे जीएसटी से कैसे, चाहे आप इनडायरेक्ट टैक्स हो डायरेक्ट टैक्स हो, हाउ दे प्ले अ वाइटल रोल, ठीक है, इन जीडीपी, राइट नाउ। अब जैसे सपोर्ट फॉर एमएसएमई देखेंगे, ये रिड्यूस द रेट ऑफ इनपुट, जैसे कि सीमेंट हो गया, ऑटो पार्ट्स हो गया, हैंडीक्राफ्ट, लोअर कॉस्ट एंड द स्मॉल बिजनेसेस फॉर द कम्पिटिटिव
हो गया, ठीक है, ईज ऑफ लिविंग हो गया। टू रेट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा, फ्यूअर डिस्प्यूट्स होगा, बहुत कम डिस्प्यूट होगा, क्योंकि आपके पास दो रेट है। उसके बाद क्यूकर डिसीजन ले सकते हो आप, सिंपलर कंप्लायंसेस होगा, वाइडर नेट टैक्स नेट हो गया, सिंपल रेट्स इंक्रीज द कंप्लायंसेस हो गया, एक्सपेंडिंग द टैक्स बेसिस हो गया, इंप्रूविंग द रेवेन्यूज, ठीक है, ज्यादा रेवेन्यू आएगी। नाउ अब की चैलेंजेस क्या हो, अब होता क्या, रेवेन्यू फोरगोन। रेवेन्यू फोरगोन क्या होता है, जब हम एक चीज से दूसरी चीज में स्विच करते हैं और उस बीच में जो हमें पैसा मिलने वाला था वो हमने खो दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू फोरगोन। तो हुआ क्या, इट कुड लीड, कितना हमारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है, अराउंड 48,000 करोड़ हो रहा है, जो कि ऑन फाइनेंशियल ईयर 23-24 कंजम्पशन बेसिस पे, एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब रिमूवल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने इसको हटा दिया। अब जैसे मान लीजिए कुछ गुड्स है, जैसे कि हेल्थ केयर प्रोडक्ट हो गया, इंश्योरेंस में हो गया। पहले क्या होता था, हेल्थ केयर में इंश्योरेंस कंपनी है, उनको आईटीसी दी जाती थी ताकि वो जीएसटी को रिड्यूस कर सके ऑन प्रीमियम बाय एडजस्टिंग इट अगेंस्ट द जीएसटी पेड ऑन इनपुट हो गया। लेकिन अब क्या होगा, कोई जीएसटी नहीं है पॉलिसी होल्डर पे, तो दे कैन नॉट क्लेम इट दिस सेट ऑफ लीडिंग टू हायर कॉस्ट। जब वो उनको आईटीसी मिल नहीं रही है, वो क्या कर रहे हैं, जीएसटी है नहीं और वो सेट ऑफ कर नहीं रहे हैं, तो भैया आपकी क्या होगी, इंश्योरेंस की प्राइस बढ़ जाएगी। राइट नाउ कंप्लायंसेस, कॉम्प्लेक्सिटी एंड टेक्नोलॉजिक इंटीग्रेशन। अब जाहिर सी बात है, ये हुआ तो होता क्या है कि अब डिस्पाइट आपकी रेजनलाइज टैक्स स्लैब में होगी, लेकिन जो बिजनेस कंटिन्यू टू फेस ट्रांजिशनल चैलेंजेस, जैसे कि एडजस्टिंग द प्राइसिंग स्ट्रक्चर हो गया, अपग्रेडिंग द बिलिंग सिस्टम। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब मैंने मेडिकल शॉप पे गया तो कैसे, मतलब वो बंदा कह रहा था कि क्योंकि प्राइस एडजस्ट नहीं कर पाया ना, अभी तक वो उस फ्रेम में नहीं आ पाया, तो इशू है प्राइस अपडेशन में। देन ही स्टार्ट शोइंग मी ऑन लाइक वेबसाइट, ठीक है, एक वेब पे मेरे को दिखाने लग गए। तो मैंने उनको बताया कि देखो भैया, ऐसा कि प्राइस अपडेट नहीं हुई, मैं जो है आईटी इंजीनियर ही हूँ। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे सीन है, हो सकता है प्राइस अपडेट नहीं हुआ तो आप उस चीज पे नहीं करोगे, जहां से आप ले रहे हो वो करो। तो ये दिक्कत आ रही है, इशू ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है कि मान लीजिए कि जो आपकी मतलब कुछ केसेस में जीएसटी जो रॉ मटेरियल पे होता है वो हायर होता है फाइनल प्रोडक्ट पे, है ना। आप मान लीजिए कि बाईसाइकिल बना रहे हो, बाईसाइकिल पे जो जीएसटी है वो ज्यादा है टायर पे, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ ये, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल, बाईसाइकिल टैक्स 5%, बट जो इनपुट है प्लास्टिक हो गया, स्टील हो गया, वो 18%। नाउ एंटी प्रोफिटरिंग मैकेनिज्म, जो नेशनल एंटी प्रोफिटरिंग अथॉरिटी है अंडर सेक्शन 171 ऑफ जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 में, वाज एस्टैब्लिश्ड टू इंश्योर दैट रिडक्शन इन द रेट ऑफ टैक्स और द बेनिफिट इज पास ऑन द रेसिपिएंट। मतलब भैया टैक्स पे रिडक्शन करो, या जो बेनिफिट है रेसिपिएंट जो ले रहा है उसको ये करो। इट वाज डिसॉल्व एंड इंटीग्रेटेड विद द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2022 में हो गया। अब यहाँ पे क्या, देयर इज लैक ऑफ एनएनए और सिमिलर डेडिकेटेड बॉडी एज जीएसटी 2.0 इन्वॉल्व द लार्ज रेट चेंजेस एंड प्रॉफिटिंग इज टैक्स कॉम्प्लायंसेस इशू। वही सेम कि भैया जो चीजें हुआ है लेकिन पास तो नहीं हो रहा है ना, सेम मेडिकल वाला एग्जांपल। ना अब जीएसटी काउंसिल देखेंगे हम। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक। यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे, याद रखो जीएसटी काउंसिल जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एस्टैब्लिश हुआ था आर्टिकल 279A पे, अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है जीएसटी मैटर्स में। की रोल क्या होता है, ये रिकमेंड करता है जीएसटी रेट्स के बारे में, एग्जम्पशन के बारे में, थ्रेशोल्ड के बारे में, मॉडल जीएसटी लॉस के बारे में, स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट्स के बारे में, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, ठीक है। अभी हमने देखा कि फिर नेक्स्ट देखने वाले हैं चलो मीटिंग जो होता है भैया, आपकी मीटिंग एटलीस्ट जो होनी चाहिए, मतलब एक क्वार्टर में एक बार होनी चाहिए। अरे वो क्वार्टर नहीं, मतलब 3 मंथ में एक बार, ठीक है। और स्पेशल सेशन कैन बी कॉल अर्जेंट इश्यूज में, अगर कोई इश्यूज है तो आप क्या कर सकते हो, अर्जेंट सेशन बुला सकते हो। अब कंपोजिशन क्या होगा भैया, चेयर बाय होम, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, ठीक। और उसके बाद विथ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, जिसमें क्या होगा, रेवेन्यू हो गया, फाइनेंस हो गया, एंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट हो गया, यूटीज विद द लेजिस्लेचर एज मेंबर हो गया। अब वोटिंग पावर कैसी होनी चाहिए, वेटेज सिस्टम पे होगा, ये जो वोटिंग होगा यूजेस का वेटेज सिस्टम पे। सेंटर के पास में कितना है, 1/3 है, और जाके आपके पास स्टेट के पास में कितना है, तो भैया 2/3 है। राइट नाउ अब डिसीजन जो होगा, डिसीजन जो भी लेंगे, तो भैया हमारी जो वोट होनी चाहिए, कितनी मेजोरिटी होनी चाहिए, 3/4 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 3/4 होनी चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या होगा, ये प्रमोट करेगा क्या, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। नाउ यू विल कमेंट इट डाउन कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है। आई विल चेक एवरीवन आंसर कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है। इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ जीएसटी अक्रॉस इंडिया। नाउ कंक्लूजन में सिंपल सी बात है, कंक्लूजन कुछ बताने की जरूरत है नहीं, आप देख लो। सिंप्लीफाइड जीएसटी स्ट्रक्चर होगा विद लोअर टैक्स, मार्क अ न्यू फेज ऑफ इंडियन टैक्स सिस्टम हो गया। एमिंग व्हाट, आपकी अफोर्डेबिलिटी को बूस्ट करेगा। जब अफोर्डेबिलिटी बूस्ट होगा तो भैया बिजनेस कंपीटिटिवनेस बढ़ेगा, कंप्लायंसेस बढ़ेगा, व्हाइल ड्राइविंग द इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। रेगुलर रेट रिव्यू, फिस्कल मॉनिटरिंग, टैक्स पेयर अवेयरनेस विल फर्दर बिल्ड ट्रस्ट।
जाहिर सी बात है क्या करेगा, जब आप रेगुलर मॉनिटर कर रहे हो, रेगुलर आप टैक्स में बदलाव कर रहे हो, कम कर रहे हो, तो आप ट्रस्ट गेन कर रहे हो ना, टैक्स एक्सपेंड कर, आपकी टैक्स बढ़ेगी, फिर ज्यादा ज्यादा लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे क्योंकि सस्ता हो गया, टैक्स आपको ज्यादा मिलनी है और इनहांस होगा आपकी रेवेन्यू सस्टेनेबिलिटी को। नाउ अब हम इसकी बात करते हैं, जीएसटेट और जाके जीएसटेट ई कोड पोर्टल लॉन्च हुआ। नाउ अब ये जो गुड एंड सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ये जो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी है जो कि स्टैब्लिश होता है आपको सेक्शन 109 ऑफ सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज टैक्स 2017 में, ठीक है। अब जब भी टैक्स पेयर के पास में डिस्प्यूट होगा, वो पहले अपील किसके पास जाएगा, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर के पास में, ठीक ना। पर्पस क्या है, पर्पस बस इतना सा है कि टू हियर द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है। जो भी ये अपील जाएगा, मान लीजिए जीएसटी अपीलेट अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, उसके अगेंस्ट में ये सुनेगा एंड प्रोवाइड करेगा टैक्स पेयर विद एन इंडिपेंडेंट फोरम फॉर जस्टिस, कि आपको आपकी जस्टिस मिल जाए। नाउ अब बेंचेज जो होगी भैया, फंक्शन थ्रू द प्रिंसिपल बेंच ऑफ न्यू दिल्ली हो गया, न्यू दिल्ली, और उसके अलावा और 31 स्टेट के पास स्टेट बेंचेज होंगे अक्रॉस 45 लोकेशन इन इंडिया, इंश्योरिंग जो क्या करेगा, एक्सेसिबिलिटी और नेशनल वाइड रीचेस तक जाएगा। अब स्ट्रक्चर देखेंगे, हर एक बेंच जो हो गया जी स्टेट का विल कंप्राइज 2 जुडिशियल मेंबर, है ना, एक टेक्निकल मेंबर हो जाएगा सेंटर में, एक टेक्निकल मेंबर स्टेट में हो जाएगा। सिग्निफिकेंस इसका देखेंगे, सिग्निफिकेंस क्या है कि स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मैंने आपसे पूछा है, आप बताओगे, और डिजाइन टू डिलीवर इम्पार्शियल एंड कंसिस्टेंट डिसीजन, कि भैया पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, भेदभाव नहीं हो रही है, मतलब आपके लिए अलग है, मतलब कि सपोज कीजिए तेलंगाना के लिए अलग है और तमिलनाडु के लिए अलग है, ऐसा नहीं है, तेलंगाना के लिए अलग है, यूपी के लिए अलग है, ऐसा नहीं होगा, होगा यूनिफॉर्म होगा, विदाउट एनी बायसनेस, इम्पार्शियल होके, कोई पार्शियलिटी नहीं होगी, राइट। हम जी सेट ई कोड पोर्टल देखेंगे। अब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, क्या करता है, जो टैक्स पेयर है आप हो, तो क्या करेगा, आप जो है क्या कर सकते हो कि ऑनलाइन अपील फाइल कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो प्रोग्रेस ऑफ केसेस की क्या हुआ, पार्टिसिपेट कर सकते हो हियरिंग थ्रू द डिजिटल मोड में, है ना। नाउ अब डेवलप बाय होम, तो भैया ये जीएसटीएन से गुड एंड सर्विसेज नेटवर्क इन कोलैबोरेशन विद होम नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। नाउ इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम देखेंगे। अब भैया होता न्यूज में क्यों था, न्यूज में इसलिए था कि आपकी जो 2 नैनोमीटर की चिप है बीइंग डिजाइन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार हमने क्या करा, 2 नैनोमीटर की चिप्स हमने डिजाइन करा आफ्टर द इनॉग्रेशन ऑफ एआरएम न्यू सेमीकंडक्टर डिजाइन ऑफिस इन बेंगलुरु हो गया। तो ये जो है 2 नैनोमीटर चिप इतनी सिग्निफिकेंस क्यों, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ना भाई साहब। होता क्या है कि जो ये सेमीकंडक्टर है, ये जो है फंडामेंटल कंपोनेंट, कोई भी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ले लो, वेदर आपका फोन हो, आपका लैपटॉप हो, कुछ भी हो, है ना, इसमें ये फंडामेंटल कंपोनेंट होना ही है। नाउ अब ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है यूज्ड टू क्रिएट व्हाट, माइक्रोचिप। ये सेमीकंडक्टर से हम क्या करते हैं, माइक्रोचिप बनाते हैं, जो कि स्टोर करता, प्रोसेस करता, ट्रांसफर करता है हमारी इंफॉर्मेशन को, सिंपली डाटा को, राइट। हर एक चिप जो होता है कंटेन करता मिलियन ऑफ माइक्रो स्केल स्विचेस, जैसे कि ट्रांजिस्टर हो गया, विच कंट्रोल द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, जैसे कि ब्रेन सेल्स एंड पासेज। अब हर एक चिप में क्या होता है, मिलियन ऑफ माइक्रो स्केल्स स्विचेस होता है, वो काम करता है ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर कैसे, जो कि कंट्रोल करता है हमारी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का, जैसे हमारी ब्रेन जो सेल जो है मैसेज को पास करती है। अब सपोज कीजिए मैंने क्या करा, आप क्या करें, यहाँ पे आपने पिंच करा, अब ये आपकी सिग्नल जो है नर्व से हमारी ब्रेन तक जा रही है कि यहाँ पे पिंच हुआ है। अगर मान लो फ्लेम जल रहा है, नर्वस सिस्टम, हाउ नर्वस सिस्टम वर्क, अगर मान लीजिए आग है, ठीक है, आप जा रहे हो, आप जितने पास गए, गर्माहट फील हो रही है आपको, ये सेंस किया एंड इट विल सेंड मैसेज टू योर ब्रेन, ब्रेन प्रोसेस करेगा, फिर ब्रेन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, सट से आप क्या करोगे, फ्लेक्स करोगे, सट से आप पीछे हाथ लोगे, राइट। नाउ अब ये जो थिनर चिप का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है कम स्पेस में, हायर हेंस द लाइटर प्रोडक्ट होगा। थिनर चिप ज्यादा कैपेसिटी जो होगा कम स्पेस में होगा और थिनर प्रोडक्ट होगा। पहले देखते थे फोन कितना मोटा मोटा आता था, है ना, तो फोन एकदम पतली होती जा रही है, एकदम स्लिम। लैपटॉप भी पहले मोटी, अब तो लैपटॉप स्लिम, है ना। चलो अब स्मॉल ट्रांजिस्टर इनेबल द ग्रेट एफिशिएंसी एंड रिड्यूस द पावर कंजप्शन। क्लियर है जी। दे होल्ड द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द नेशनल सिक्योरिटी और स्पेस एक्सप्लोरेशन डिफेंस एप्लीकेशन के लिए, ये हमारे लिए आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट रखती है, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए और डिफेंस एप्लीकेशन में इसकी यूज हो सकती है। अगर एक चीज बताओ, नैनोमीटर का क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है कि वेयर वी कैन यूज, कैन जब लगा हो, अगर जो भी मा दो सब में, आज नहीं हो रहा है कल होगा, नॉट टुडे बट टुमारो, ठीक है। जब प्रीलिम्स का हम लोग करेंगे ना तो वी विल बी डूइंग दैट वन, ठीक ना। अब ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो है इज प्रोजेक्टेड टू रीच $1 ट्रिलियन बाय 2030, है ना। अब ये इट इज, लेकिन ये डोमिनेटेड बाय ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स। ताइवान प्रोड्यूस करता है अबाउट
over 60% of world semiconductor, nearly 90% of the most advanced chips. That's why चाइना जो ताइवान के पीछे पड़ा हुआ है कि भैया एक बार ताइवान हमारा हो गया तो 60% जो चिप्स जनरेट हो रहा है, जो हमारी सेमीकंडक्टर है, वो भी तो आ जाएगी ना हमारे पास में। अभी क्या है, अभी जो नेक्स्ट टाइम है, यही तो सेमीकंडक्टर्स का टाइम है। जिसके पास में सेमीकंडक्टर है भैया वो पावरफुल है, क्योंकि आपको पता है वेरियस यूजेस है सेमीकंडक्टर का। नाउ with the supply chain of the concentrated in the few geographies, India is positioned itself to trusted and the reliable partner इन द डाइवर्सिफाइंग द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। क्या कहता है, अगर देखो विद सप्लाई ऑफ जो चेन कंसिडर इन द फ्यूअर ज्योग्राफीज हो गया, इंडिया की जो पोजिशनिंग है इटसेल्फ एक ट्रस्टेड होती है एंड रिलायबल पार्टनर है डाइवर्सिफाइंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में। अब मेजर ऑनगोइंग इनिशिएटिव वो द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो हमारी इंडिया में है, सबसे पहले क्या है भाई साहब, आपकी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ये लॉन्च हुआ 2021 में। ये स्कीम था इसमें, सेमीकंडक्टर फैब स्कीम। इसके अंदर क्या था, ये टारगेट करता है एडवांस नोड्स जैसे कि 28 nm और बिलो एज वेल एज द मैच्योर टेक्नोलॉजी को, और प्रोवाइड करता है 50% फिजिकल सपोर्ट, है ना, आपको फिजिकल सपोर्ट दी जाएगी फॉर सेटिंग ऑफ द सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशंस के लिए यूनिट इन इंडिया में। ठीक है, नाउ उसके बाद क्या है, डिस्प्ले फैब्रिकेशन स्कीम, डिस्प्ले फैब स्कीम्स हो गया। ये क्या करता है, ऑफर करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस टू अप टू 50% प्रोजेक्ट कॉस्ट। आपने XYZ आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो आपको 50% तक फाइनेंशियल आपको असिस्टेंस दी जाएगी टू सेट अप द डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट इन इंडिया। राइट ना, कवर द टेक्नोलॉजी जैसे कि एमोलेड हो गया, एलसीडी डिस्प्ले, देखे होगा ना फोन में एमोलेड डिस्प्ले, एलसीडी डिस्प्ले है, आते हैं ना फोन की, जब आप बाय करते हो तो उससे पहले स्पेसिफिकेशन वगैरह देखते हो। ठीक है ना, कंपाउंड सेमीकंडक्टर और जाके 80 MP OST स्कीम्स हो गया, ये सपोर्ट करता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर को, सिलिकॉन्स, फोटोनिक्स को, MEMS और सेंसर्स को, डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स को। अब डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स, डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स क्या करता है, ये प्रमोट करता है किसको, स्टार्टअप को, MSME को, थ्रू द इंसेंटिव देता है 15 करोड़ पर कंपनी को 15 करोड़ की इंसेंटिव दी जाएगी। लो भैया आप करो, बढ़ो, आप बढ़ोगे तो हम बढ़ेंगे, है ना। नाउ सेमिकॉन इंडिया, अब ये जो है इट इज वन ऑफ द 8 एनुअल सेमिकॉन एक्सपोजिशन है वर्ल्ड वाइड में, जो क्या करता है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव और लीडिंग एक्सपर्ट होते हैं ग्लोबल सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग को, उसको एक साथ लेके आता है ना, क्या करता है, सबको एक साथ लेके आता है, आओ भैया सबका साथ सबका विकास। राइट नाउ, अब सेमीकॉन इंडिया 2025 में जो 4th एडिशन हुआ था, वो को होस्टेड बाय होम, बाय इंडियन सेमीकंडक्टर मिशंस इन पार्टनरशिप विद होम, सेमी बोले तो सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट मटेरियल इंटरनेशनल हो गया। अब इसकी थीम क्या थी, ये PYQ में आ सकता है, सॉरी प्रीलिम्स में आ सकता है क्वेश्चन में, कि थीम क्या थी, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। और ये जो किसकी किसी में पार्टनरशिप थी, सेमी और ISM। क्वेश्चन जब भी फ्रेम होगा तो एक सही दिया जाएगा, दूसरा आपको इंटरचेंज कर दिया जाएगा। दिस इज हाउ यूपीएससी विल आस्क द क्वेश्चन, राइट। अरे हाँ, एक चीज और, टेल मी कि मैं मेंस ओरिएंटेड आपको ये कवर सॉरी विजन मैगजीन करवाऊं या प्रीलिम्स ओरिएंटेड, या बोथ चले, मतलब कि प्रीलिम्स और मेंस मतलब तो दे ही रखी है, क्या मैं सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड करवाऊं या जैसे चल रहा है वैसे चले, अगर आप नहीं बताओगे तो बस ऐसे ही चलेंगे। नाउ स्किलिंग एंड टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, अब AICTE VLSI करिकुलम हो गया, ये कोर्स है जो अपडेट करेगा, अपडेटेड टू मैच द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट, कि भैया अभी रिक्वायरमेंट आ गई, मेरे को एडवांस इंजीनियर चाहिए, तो उस हिसाब से कोर्स डिजाइन की जाएगी ताकि वो जो इंजीनियर परस्यू करो एडवांस हो और आके हमारे यहाँ काम करे। स्किल मैन पावर एडवांस रिसर्च ट्रेनिंग स्मार्ट लैब, जो कि NIELIT के लिखत में है, ये ट्रेन करेगा 1 लाख इंजीनियर को। ठीक है, चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम हो गया, C2S चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम फॉर डेवलपिंग द स्पेशलाइज्ड मैन पावर इन द वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया, राइट, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो गया, एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन डोमिनेंस। नाउ पूरा पता है कि कंटेंट काफी हैवी हो गया है, इकोनॉमिक्स में जनरली इतनी कंटेंट हैवी होती नहीं है, लेकिन लेट्स सी, चलो फिर ट्राई की सिंपलीफाई करके आपको बताया जाए। फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम 20,000 इंजीनियर जो है मध्य प्रदेश में ये होंगे। ठीक है, ग्लोबल कोलैबोरेशन, इंडिया और यूएसए का इनिशिएटिव है, इंडिया यूएसए का इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आईसेट हो गया, डिपनिंग द स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन अक्रॉस द की टेक्नोलॉजी हो गया सेक्टर इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर। आईसेट सिर्फ एक सेमीकंडक्टर नहीं, देयर आर द वेरियस टेक्नोलॉजी, है ना, इसके बारे में एक बार आप पढ़ो आईसेट के बारे में। ठीक है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबल टॉपिक से ना। प्रमोशन ऑफ डिजाइन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 3 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन हो गया, सेंटर इन कहां पे, सेंटर इन नोएडा एंड बेंगलुरु, इनोवेटिव 2025 में हुआ था। मूव टुवर्ड द सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, एंड 3D ग्लास पैकेजिंग फॉर EVs और डिफेंस एंड एरोस्पेस के लिए। विक्रम 32 बिट प्रोसेसर जो इंडिया का फर्स्ट फुल्ली
इंडिजीनियस 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जो कि क्वालिफाई हुआ है किसके लिए भाई साहब, यूज करेंगे हम हार्श लॉन्च व्हीकल्स कंडीशंस में, हार्श लॉन्च व्हीकल्स कंडीशंस में, राइट। नाउ चैलेंजेस भी देखो, कुछ तो चैलेंजेस तो होंगे ही। नाउ चैलेंजेस है, वी विल सी। अभी ये चैलेंजेस जो है ये लिमिटेड है कोर आईपी एंड इंडिजीनियस प्रोडक्ट डेवलपमेंट। राइट। नाउ इंडिजिनियस रिसर्च और इनोवेशन रिमेन वीक रही है, कमजोर रही है विद ओरिजिनल पेटेंट इन एडवांस चिप टेक्नोलॉजी हो गया, एआई चिप्स में और क्वांटम कंप्यूटिंग में, जियो पॉलिटिकल रिस्क हो गया। अब देखिए एक्सपोर्ट कंट्रोल बाय मेजर पावर्स की, स्पेशली यूएस के द्वारा। अब ये क्या कर सकता है, लिमिट करता है सकता इंडिया टू एक्सेस क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और व्हाट चिप मेकिंग इक्विपमेंट, कि नहीं भैया हम नहीं देंगे, आप वी विल नॉट गिव यू, सेंक्शन लगा दे किसी और चीज का। पता है ना कि मतलब जो डेवलप कंट्री है दे डोंट वांट टू सी कि भैया, दे डोंट वांट टू सी जो लेस डेवलप कंट्री है उनके बराबर में आगे खड़े हो जाए। नहीं, आप मेरी प्रोडक्ट यूज करो बट यू शुड नॉट बी सस्टेनेबल इनफ कि आप खुद की प्रोडक्ट बना लो, आप खुद का परचम लहराओ। राइट। नाउ ग्लोबल फोकस ऑन एडवांस फैब फैसिलिटीज हो गया, मोस्ट इंडियन फैब फैसिलिटीज हो गया, टारगेटेड मैच्योर टेक्नोलॉजी नोड्स हो गया, ठीक है। वाइल जो आपकी ग्लोबल मार्केट है शिफ्ट हो रही है 3 nm 5 nm और स्पेशलाइज चिप्स फॉर एआई और क्वांटम। आज भी हम किस पे लगे हैं, 28 nm पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमें शिफ्ट होनी पड़ेगी, ये हमारे लिए चैलेंज है। अंडर डेवलप सप्लाई चेन हो गया, इंडिया लाइक द डोमेस्टिक सोर्स फॉर की मटेरियल लाइक सिलिकॉन वेफर हो गया, स्पेशलिटी केमिकल्स हो गया, उसके बाद अल्ट्रा प्योर गैसेस हो गया, नीडेड फॉर द एडवांस चिप, जो हमें चाहिए हमारे लोकली अवेलेबल नहीं है, वी नीड टू इंपोर्ट इट, है ना, दैट्स नॉट द थिंग। अब हाई कैपिटल एंड रिसर्च R&D कॉस्ट हो गया, सेमीकंडक्टर फेब्स रिक्वायर द $1 billion इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितना करेगा, $1 billion इन्वेस्टमेंट करेगा, डिजाइन कॉस्ट आर प्रोहिबिटली एक्सपेंसिव फॉर मेनी स्टार्टअप्स वगैरह हो गया। नाउ अदर इश्यूज, फ्रैगमेंटेड कोलैबोरेशन है, इकोसिस्टम क्रिएशन हो गया बिटवीन मैन्युफैक्चर डिजाइन हाउसेज और फैब्स और रिसर्च यूनिट्स में, शॉर्टेज है स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चर टैलेंट का, ठीक है, स्लो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है, डिले हो रहा है रेगुलेटरी अप्रूवल में, ठीक है, मिनिस्ट्रीज में जा रही है भैया, ऐसा है कि मतलब परमिशन दे दो, रेगुलेटरी वगैरह में अथॉरिटी क्या कर रहा है, डिले कर रहा है, रेड टेपिज्म या करप्शन। नाउ इनएडिक्वेट लॉजिस्टिक हो गया, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ये में कमी, इन्वायरमेंटल कंसर्न होता है, सेमीकंडक्टर फैब कंज्यूम ह्यूज वाटर एनर्जीज। अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, हम क्या करेंगे, इनहांस कर देंगे हमारी इंडिजिनियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशंस को। इससे क्या होगा, इंक्रीज करो पब्लिक एंड प्राइवेट फंडिंग फॉर सेमीकंडक्टर रिसर्च डेवलपमेंट। देखो ये चीज है यहाँ पे, प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों को आनी पड़ेगी, आप वहां पे इन्वेस्ट करो ना, वहां पे इंक्रीज करो ना, आप फंडिंग दो ना। स्ट्रेंथन द आईपी रजिस्ट्रेशन हो गया, इन्फोर्समेंट फॉर द इंडिजिनियस आईपी बेसिस हो गया, लिवरेज द जियोपॉलिटिकल शिफ्ट, मतलब पोजीशन इंडिया एज अ सिक्योर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन एमिड द सप्लाई चेन्स, जैसे इंडिया कैन परस्यू द एलायंसेस लाइक ज्वाइनिंग द यूएस लेड चीप फॉर एलायंसेस, तो इन्वेस्टमेंट आएगा, है ना। अब एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड इंसेंटिव एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर एडवांस नोड्स के लिए, ठीक है, इंप्रूव द मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैब्लिश करेंगे इनिशियल रिफर्बिश फैब फॉर ट्रेनिंग एंड फैब्रिकेशन एक्सेस के लिए, जिसे इंसेंटिवाइज करेंगे हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विद टैक्स ब्रेक्स, ठीक है, इनहांस करेंगे, इनहांस द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, प्रमोट द कोलैबोरेशन, ठीक है, अक्रॉस द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर ओईएम हो गया, डिजाइन हाउस और फैब्स और टेस्टिंग यूनिट के साथ में, बिल्ड करो स्किल वर्कफोर्स को, अपडेट करो उनको, ठीक है, जो एकेडमिक करिकुला है विद प्रैक्टिकल सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लेके आओ। तो हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर्स मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड द अपैरल स्कीम, तो बोले तो पीएम मित्रा स्कीम्स, क्लियर है। नाउ ये न्यूज में क्यों था, रिसेंटली होता क्या कि हमारे प्राइम मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ पीएम मित्रा पार्क हो गया इन धार डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। नाउ अब देखें पीएम मित्रा स्कीम्स है क्या, पीएम मित्रा स्कीम जो है लॉन्च हुआ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ठीक है, इन आउटले ऑफ 4,4500 करोड़, ठीक, फ्रॉम 2021-22 से लेकर 2027-28 में। ऑब्जेक्टिव क्या था कि भैया हम क्या करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे कि लार्ज स्केल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हब, जो कि विद वर्ल्ड वाइड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फैसिलिटीज होगा। इन 2023 में क्या किया हमने, 7 साइट को जो है आइडेंटिफाई किया अक्रॉस द इंडिया। ये आपका मतलब कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश में हो गया, जो कि ग्रीनफील्ड था, ग्रीनफील्ड क्या कि सिरे से बनाएंगे, नए से बनाएंगे,
मध्य प्रदेश में धार में ग्रीनफील्ड हो गया, तेलंगाना ब्राउनफील्ड क्या हो गया कि हम अपग्रेड करना है, ठीक है। तमिलनाडु में विरुधुनगर हो गया, ग्रीनफील्ड हो गया। कर्नाटका में कालाबुरागी हो गया, ग्रीनफील्ड हो गया। महाराष्ट्र में अमरावती ब्राउनफील्ड हो गया। गुजरात में आपका नवसारी ग्रीनफील्ड हो गया, राइट। नाउ दीज पार्क विल फैसिलिटेट व्हाट टोटल वैल्यू चेन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इंक्लूडिंग आपका स्पिनिंग होगा, विविंग होगा, प्रोसेसिंग होगा, गारमेंटिंग होगा, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसके साथ साथ प्रोसेसिंग एंड प्रिंटिंग मशीनरी इंडस्ट्रीज एट सारे एक प्लेस पे। विजन क्या होगा? 5F। 5F विजन क्या है कि फार्म से फैब्रिक, फाइबर, फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन, ठीक है। टू इंटीग्रेट एंड स्केल अप द टेक्सटाइल इकोसिस्टम हो गया। अब गोल क्या है भैया? अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ 70,000 करोड़। हमें क्या करना है? इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, अबाउट 70,000 करोड़, राइट। नाउ जनरेट नियरली 20 लाख डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स, ठीक है। इज दिस क्लियर? ना एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर स्टेट। अब कैसे सिलेक्ट करेंगे स्टेट को? जो कंटिजियस और इनकम्बरेंस फ्री लैंड पार्सल होगा, एटलीस्ट 1,000 एकड़ होना चाहिए। कंड्यूसिव टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी होनी चाहिए और ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ इन टेक्सटाइल सेक्टर्स होना चाहिए। अब सेक्टर एंड इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। हर एक आपकी जो ईच मित्रा पार्क है इज टू बी डेवलप अंडर द स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, ठीक है। स्पेशल पर्पस व्हीकल्स में क्या हो गया? ज्वाइंटली ऑन बाय सेंटर जो कि 49% इक्विटी हो गया, और रेस्पेक्टिव स्टेट हो गया 51% इक्विटी हो गया। जो मोस्ट द मॉडल इज लार्जली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगा, जहां पे मास्टर डेवलपर्स सिलेक्टेड टू बिल्ड एंड मेंटेन द इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने क्या करा? सिलेक्ट किया एक मास्टर डेवलपर को जो बढ़िया काम कर रहा है, उसको आपने प्रोजेक्ट दिया, वो बनाएगा, उसके बाद वो मेंटेन करेगा। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है ना, चलो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, राइट टू मैरी आर्टिकल 19 में आएगा या आर्टिकल 20 में? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछ रखा है, तो जनरली बच्चे एग्जाम हॉल में क्या होते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कमेंट करोगे, ठीक है। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू ना। Financial incentives and support. Ministry of Textile will provide the financial assistance up to 800 करोड़ पर पार्क फॉर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। और कितना देगा किसको? ब्राउनफील्ड को 500 करोड़ पर पार्क in the form of development capital support, in the form of competitiveness incentive support, in the form of convergence with the other government schemes हो गया, है ना। तो हम लोग डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट में देखिए अप टू 30% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। यहाँ पे ग्रीन फील्ड को कितना? 500 करोड़ पर पार्क, और ब्राउन फील्ड को 200 करोड़ पर पार्क रिमेनिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपेटिटिवनेस इंसेंटिव जो आपकी सपोर्ट है, एडिशनल इंसेंटिव अप टू 300 करोड़ पर पार्क को दिया जाएगा टू इनकरेज अर्ली सेटअप की, भैया जल्दी से जल्दी सेटअप करो, और इंसेंटिव फॉर टर्न ओवर एटीसीज में। नाउ कन्वर्जेंस विद अदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम्स, जैसे फॉर पावर स्किल्स डेवलपमेंट लॉजिस्टिक टू इनहांस करेंगे इंसेंटिव्स एंड रिड्यूस करेंगे डुप्लीकेशंस को। और उसके बाद स्मॉल पोर्शन जो अप टू 10% इन एरिया को हम अलाउ करेंगे कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए, जैसे रियल एस्टेट हो गया, सर्विसेज टू हेल्प द रेवेन्यू जनरेट रेवेन्यू फॉर मेंटेनेंस एंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉमन एसेट हो गया, राइट। पीएम मित्रा जो स्कीम जो है लॉन्च क्यों किया गया था? क्यों भैया? हुआ क्या कि वहां पे फ्रेगमेंटेड और लेक कंप्लीट वैल्यू चेंज था। मतलब क्या था ना कि मतलब प्रोडक्शन कहीं हो रहा है, मतलब कि वीविंग कहीं हो रहा है, स्पिनिंग कहीं और हो रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे यूनिट जैसे एमएसएमई स्मॉल फार्मर थे, वो हैंडल क्या करते थे? एक ही यूनिट को और टू स्टेज को, जैसे स्पिनिंग और वीविंग हो गया और गारमेंटिंग हो गया। रेदर जो फुल्ली इंटीग्रेटेड, हमें क्या चाहिए? मतलब चाहिए क्या था? फुली इंटीग्रेटेड चाहिए था। ये हिंडर करता था हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स को, स्लो डाउन करता था रेस्पॉन्सिस टाइम को, उसके साथ में इंक्रीज करता था लॉजिस्टिक कॉस्ट को। पहले आपने यहाँ करा, फिर आपने वहां भेजा, फिर वहां से वहां होगा, फिर वहां से वहां होगा। अरे एक ही जगह हो कि डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर लो ना, डायरेक्ट एक ही जगह हो कि मार्केट में करो ना, एक ही यूनिट में बन रहा है। हमारी जो एक्सपोर्ट, जो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो तो बच रही है ना। रिड्यूस द क्वालिटी कंट्रोल, राइट। नाउ अब इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर बोटलनेक, पुअर प्रोसेसिंग और जाके फिनिशिंग यूनिट था, लैक ऑफ इको फ्रेंडली एफिलेंट ट्रीटमेंट था, स्टैंडर्डाइजेशन में कमी थी, जैसे टेस्टिंग क्वालिटी लैब्स वगैरह में, सप्लाई चेन में कमी थी। ये इफेक्ट करता था आपकी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को। भैया आपकी जो गुड्स होगी, जब आपकी टेक्सटाइल्स होगी, आपकी ए क्वालिटी होगी, तभी तो लोग लेना पसंद करेंगे। कोई भी कंट्री है, चाहे यूएस है, यूके है, व्हाई दे विल बाय आवर क्लोथ्स इफ दे आर नॉट गेटिंग गुड क्वालिटी, राइट। नाउ incubation centers, design labs and training hubs हो गया with in the park and derive product innovation and skills manpower especially for emerging areas जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल हो गया। सेंट्रलाइज एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होनी चाहिए इन द पार्क, इंश्योर करेगा सस्टेनेबल पॉल्यूशन कंट्रोल और एड्रेस करेगा स्ट्रिक्टर ग्लोबल एनवायरमेंट नॉर्म्स एंड द बायर रिक्वायरमेंट, जैसे यूरोपियन यूनियन का है ना कि भैया मेरे को इतना इतना परसेंट कार्बन का ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है। ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी एंड लो प्रोडक्टिविटी,
बहुत सारे करंट टेक्सटाइल यूनिट जो है भैया वो क्या पुराने पुराने मशीन यूज कर रहे हैं, अंडर इफिशियंट डाइंग प्रोसेसिंग है, लो ऑटोमेशन है। इससे क्या हो रहा है कि कॉस्ट बढ़ जा रही है, रिड्यूस हो रही है किसमें, कंपेटिटिवनेस में, और एक इज द ग्लोबल प्लेयर जैसे कि चाइना और वियतनाम में हो गया। हम लोग इसको सुधारने के लिए विथ प्लग एंड प्ले फैक्ट्रीज एंड फिजिकल इंसेंटिव यूज करेंगे, तो पार्क क्रिएट करेंगे एक ऐसा इकोसिस्टम टू ड्रॉ द डोमेस्टिक एंड द फॉरेन इन्वेस्टर्स सिमिलर टू जैसे हमारी एसईजेड थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स अट्रैक्टेड द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग हो गया, राइट। चलो, अंडर इन्वेस्टमेंट एंड द पुअर स्किल्स हो गया, एग्जिस्टिंग स्कीम जैसे एसआईटीपी हो गया, स्कीम्स फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क हो गया, हैव नॉट अचीव द साइज एंड स्किल्स नीडेड फॉर ग्लोबल कॉम्पिटिशननेस हो गया, मल्टीप्लायर इफेक्ट हो गया, अ लेबर इंटेंसिव और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे इंटीग्रेटेड पार्क कैन जनरेट द लार्ज जॉब स्किल्स हो गया, रेज रूरल इनकम बढ़ेगा, स्ट्रेंथ करेगा हमारी लॉ सॉरी रॉ मटेरियल लिंकेज का, राइट ना। चले, अब ओवरव्यू ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स एंड स्पिरल सेक्टर। अब स्टेटस भैया इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर कैपेसिटी है, ठीक है, आफ्टर चाइना इन टेक्सटाइल में, और सिक्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है विद शेयर 3.91% ऑफ ग्लोबल ट्रेड हो गया। इकोनॉमी में अगर देखेंगे तो हमारा ये कंट्रीब्यूट कितना करता है, लगभग ऑलमोस्ट 2.3% ऑफ आवर जीडीपी, और 13% टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में होगा, 12% टू एक्सपोर्ट्स में होगा, जो कि आपकी 34.4 बिलियन डॉलर 2023 से 24 में हुआ था। इंप्लॉयमेंट देखेंगे तो सेकंड लार्जेस्ट इंप्लॉयमेंट जनरेशन है आफ्टर एग्रीकल्चर, फर्स्ट हो गया, जिसमें कि 45 मिलियन पीपल जो एम्प्लॉयड होते हैं डायरेक्टली और इंक्लूडिंग वुमेन इन द रूरल पॉपुलेशन हो गया। अब इंक्लूसिव देखें, नियरली 80% ऑफ इट कैपेसिटी इज स्प्रेड अक्रॉस द एमएसएमई क्लस्टर में, ठीक है। नाउ अदर की गवर्नमेंट इनिशिएटिव देखेंगे जो और सपोर्ट देखेंगे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, तो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव पीएलए स्कीम फॉर टेक्सटाइल और अपैरल्स के लिए, टू इंक्रीज द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन द मैन मेड फाइबर हो गया, टेक्निकल टेक्सटाइल हो गया, समर्थ स्कीम्स जो प्रोवाइड करेगा डिमांड बेस्ड स्किल ट्रेनिंग, है ना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे आप। उसके बाद अक्रॉस द टेक्सटाइल वैल्यू चेन्स टू बूस्ट द एम्प्लॉयबिलिटी हो गया, एमेंड द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन फंड स्कीम्स टू इंक्रीज द क्रेडिट फ्लो टू टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एमएसएमई हो गया, कस्तूरी कॉटन, कस्तूरी कॉटन ब्रांडिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, कस्तूरी कॉटन ब्रांडिंग सर्टिफिकेट, अ प्रोग्राम दैट फॉर ट्रेसेबिलिटी एंड क्वालिटी ब्रांडिंग ऑफ इंडियन कॉटन हो गया, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन हो गया, अलाउिंग 100% एफडीआई बाय रूट। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया टेक्सटाइल में जो है 100% है, कितना परसेंट है, ठीक है, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन आराम से बन सकता है, जो कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट होगा। कंक्लूजन वही है, पीएम मित्रा स्कीम जो सीख करेगा ट्रांसफॉर्म इंडिया टेक्सटाइल सेक्टर्स इनटू ग्लोबल कॉम्पिटिटिव हब बाय द इंटीग्रेटिंग द एंटायर वैल्यू चेन हो गया, रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट हो गया। जब ये करेंगे तो अपग्रेड करेंगे टेक्नोलॉजी को विद स्ट्रॉन्ग पीपीपी सपोर्ट, क्या करेंगे हम, फिजिकल इंसेंटिव एंड द जॉब पोटेंशियल जो इट कैन बूस्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, स्ट्रेंथ करेंगे एक्सपोर्ट को, प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ को, एडवांस करेंगे 5S विजन को, ठीक है। नाउ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 देखेंगे, लंबा हो रहा है देख लो, इकोनॉमिक्स को आधा आधा बाइफरकेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये न्यूज में क्यों था कि भैया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री कॉम्बिनेटेड थर्ड एनिवर्सरी ऑफ द नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 में। अब इसमें क्या था कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 का क्या सीन था भैया, कि ये जेनेसिस है, इट वाज लॉन्च टू कंप्लीमेंट द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, ठीक है। विजन क्या था, टू डेवलप द टेक्नोलॉजिकल इनेबल्ड इंटीग्रेटेड कॉस्ट इफिशिएंट रेजिलिएंट सस्टेनेबल ट्रस्टेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम फॉर द एक्सीलरेट इंक्लूसिव ग्रोथ। विजन क्या था कि हम लोग डेवलप करेंगे, एक टेक्नोलॉजिकल इनेबल होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, मिला हुआ होना चाहिए, कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए, रेजिलिएंट होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए, ट्रस्टेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम होना चाहिए फॉर द एक्सीलरेटेड इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए। नाउ जो एनएलएम है, ठीक है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है 2022, जो एनएलएम है एड्रेस करता है सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड लॉजिस्टिक सेक्टर्स हो गया, जो कि डेवलपमेंट फॉर एस्पेक्ट ऑफ सच प्रोसेस रिफॉर्म्स, है ना, तो रिफॉर्म्स वगैरह लेके आएंगी, इंप्रूवमेंट होगी आपकी लॉजिस्टिक सर्विसेज में, डिजिटाइजेशन में, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और स्किल्स में, ठीक है। वाइल आपकी जो पीएम गति शक्ति एनएमपी है एड्रेस करता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स, है ना, उसमें जो क्या करता है इंटीग्रेटेड करता है डेवलपमेंट फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड नेटवर्क प्लानिंग। डेटा अगर हम देखेंगे तो भैया हमारी जो लॉजिस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस है 38 रैंक है वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक की परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में, जो कि 44 थी 2018 में। अब हमको ये करना क्या है, टॉप 25 में आना है, ये 25 के अंदर आना है, ठीक है। 7.97% जीडीपी जो इंडिया का टोटल एस्टिमेट है लॉजिस्टिक कॉस्ट में, इतना इतना जाता है, ठीक है। टारगेट क्या करें, रिड्यूस करो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक इन इंडिया, आप घटाओ उसको टू कंपेरेबल ग्लोबल बेंचमार्क बाय 2030। नाउ इंप्रूव करो लॉजिस्टिक की परफॉर्मेंस इंडेक्स जो हमने देखा 38, हमको 25 के अंदर में आना, कंट्री के अंदर में आना है। क्रिएट करो डेटा ड्रिवन डिसीजन
सपोर्ट मैकेनिज्म को, ताकि हमारी जो है लॉजिस्टिक इकोसिस्टम जो एफिशिएंट हो। अच्छा, नाउ इंप्लीमेंटेशन थ्रू द कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान हो गया। ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा 8 की एक्शन एरियाज हो गया जो हम देखेंगे यहाँ पे ना। लुक, पहले इंटीग्रेटेड आपका डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम हो गया, लॉजिस्टिक ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, स्टेट एंगेजमेंट आ गया, सर्विस इंप्रूवमेंट फ्रेमवर्क आ गया, एक्जिम आ गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉजिस्टिक आ गया, सेक्टरल प्लान फॉर एफिशिएंट लॉजिस्टिक हो गया, प्रायोरिटाइज करेंगे क्रॉस सेक्टरल कोऑपरेशन के लिए, फैसिलिटेशन ऑफ द डेवलपमेंट लॉजिस्टिक पार्क के लिए, और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द फिजिकल एसेट एंड बेंचमार्किंग सर्विस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए, राइट ना। की अचीवमेंट देखेंगे हम लोग इसमें। तो ये की अचीवमेंट क्या है कि भैया लॉजिस्टिक की ईज अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट हो गया, जो कि लीड इंडेक्स हो गया। ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है प्रमोट करने में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में। ठीक है, ये भी आप बताओगे मेरे को कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है। ये क्वेश्चन है, अभी तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन दे रखा है, 3 से 4 क्वेश्चन। ठीक है, नाउ अमंग द स्टेट द सपोर्टिंग इंडिया राइज इन द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया। लीड इंडेक्स क्या करता है, एसेस करता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस अक्रॉस द स्टेट एंड यूटीज में। लीड 2025 जो है रिप्रोड्यूस करेगा परफॉर्मेंस असेसमेंट 5 to 7 की कॉरिडोर, जर्नी टाइम हो गया, ट्रक स्पीड हो गया, वेटिंग पीरियड हो गया, एपीआई बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ सेक्शन वाइज स्पीड हो गया ऑन मेजर रोड कॉरिडोर्स हो गया, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ये नाम से पता चला इंटरफेस प्लेटफॉर्म है। तो ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है आपको सिक्योर द एपीआई इंटीग्रेशन अक्रॉस द मोर देन 30 डिजिटल सिस्टम हो गया, इनेबल करता है ओवर 160 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन ऑफ अगस्त 2025 को। यूलिप जो है ये एक क्या है, आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है सारे सारे सेक्टर्स का डेटा जो है सब वेरियस लॉजिस्टिक रिलेटेड मिनिस्ट्रीज का डिपार्टमेंट का क्या करता है, सिंगल इंटरफेस पे आके इकट्ठा कर देता है, आपको शो कर रहा है। ठीक है, जैसे कि सारी चीजें क्या कर रहा हूं मैं आपको एक जगह दे रहा हूं, वैसे ही सारी डेटा जो है मिनिस्ट्रीज वगैरह का एक जगह लॉजिस्टिक से रिलेटेड यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, राइट। इंप्रूव्ड डिजिटल इंटीग्रेशन होगा, ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज जो कि ई लॉ हो गया, एक पोर्टल है जो ऑनवर्ड 35 लॉजिस्टिक्स एंड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को करता है, जो कि सक्सेसफुली रिजॉल्व करता है 100 आउट ऑफ 140 इश्यूज सबमिटेड बाय द स्टेक होल्डर्स ने 140 प्लस इश्यूज डाला था, इसने क्या करा 100 प्लस जो इश्यूज को इन्होंने निपटा दिया, निवारण कर दिया, मतलब इनकी रिड्रेसल हो गई, राइट। राइट नाउ, तो ये हो गया। अब लॉजिस्टिक एट रीजनल लेवल में 27 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के पास में है फॉर्मुलेटेड स्टेट लॉजिस्टिक पॉलिसी हो गया, और 19 स्टेट ऐसे हैं जो अब ग्रांटेड इंडस्ट्री स्टेटस टू लॉजिस्टिक्स हो गया, इनेबलिंग द टैक्स बेनिफिट एंड इंसेंटिव्स। ठीक है, नाउ अब अदर इनिशिएटिव टू इंप्रूव द लॉजिस्टिक सेक्टर इन इंडिया, ग्रांट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस हो गया, ये इनेबल करता है एक्सेस टू द चीपर लॉन्ग टर्म फंडिंग हो गया सिमिलर रोड और रेलवेज, फर्दर सॉलिडिफाइंग द सिग्निफिकेंस इन द रोल ऑफ स्टोरेज हो गया। इंटीग्रेटेड स्टेट और सिटी लॉजिस्टिक प्लान होना चाहिए अंडर द स्माइल प्रोग्राम इन द कोलैबोरेशन विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। स्माइल प्रोग्राम क्या है भाई साहब, तो स्ट्रेंथनिंग द मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम हो गया। प्रोग्राम एम करता है इंप्रूव इंडिया लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूसिंग व्हाट लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड द इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, लॉजिस्टिक की जो पैसे लग रही है उसको हम कम करेंगे, एफिशिएंसी को हम बढ़ाएंगे। लॉजिस्टिक डाटा बैंक 2.0 है, इनेबल करता है आपका इनहेंस रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ कंटेनर मूवमेंट हो गया, इंट्रोड्यूसिंग एक्सपोर्ट कंटेनर ट्रैकिंग ऑन द हाई सीज अलोंग विद द मल्टी मॉडल शिपमेंट विजिबिलिटी। अदर चीजें क्या इसमें देखने को मिल रही है हमें भाई साहब, कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है अंडर द भारतमाला परियोजना, यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्रोग्राम हो गया, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो गया, गति शक्ति विश्वविद्यालय हो गया, इंट्रोड्यूस टू ई बिल एंड एटीसीज। अब चैलेंजेस क्या है, एक तो हमारा मॉडल इम्बैलेंस हो गया, रेलवे और जो आपकी रोड ट्रांसपोर्ट मॉडल है शेयर करती है फ्रेट ट्रैफिक, 18% आपकी रेलवे और 71% रोड ट्रांसपोर्ट, तो लोग प्रेफर आज भी रेलवे ही करते हैं। ये हमें हवा में बातें नहीं चली, 27% सॉरी नीति आयोग जो है ये डेटा दिया है 2021 में। अब डोमिनेंस ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर होगी, जैसे हाईली फ्रैगमेंटेड लॉजिस्टिक इंडस्ट्री होगी, विद डोमिनेंस ऑफ द सेवरल स्मॉल्स एंड द अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो कि 90% हो गया, केपीएमजी हो गया। डिजिटल लिटरेसी हो गया, डिजिटल एडप्टेशन अमंग द स्मॉलर, डिजिटल लिटरेसी में देखो डिजिटल एडप्टेशन अमंग द स्मॉलर लॉजिस्टिक फर्म हो गया, एंड द इंडिपेंडेंट ऑपरेटर रिमेन अनइवन स्पेशली आउटसाइड द अर्बन सेंटर। ठीक है, उसके बाद रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, ओवरलैपिंग स्टेट और यूनियन रेगुलेशन हो गया, यूनियन ने कुछ अलग बनाया, स्टेट ने कुछ अलग बनाया। ठीक है, रूल्स इनकंसिस्टेंट और द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी फॉर द लॉजिस्टिक हो गया, एंड वेरी लाइसेंस नॉर्म्स क्रिएट द ऑपरेशनल अनसर्टेनिटीज फॉर बोथ डिजिटल स्टार्टअप्स एंड द एस्टैब्लिशमेंट कंपनीज हो गया। अब वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए हमारा, भैया प्रमोट करो ना एफिशिएंट मॉडल मिक्स में हो गया, एक्सपेडिशंस ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होना चाहिए, प्रमोट करेंगे हम लोग इनलैंड वाटर, राइट, वाटरवेज, प्रमोटिंग आरओ रो मतलब रोल ऑन रोल ऑफ सर्विसेज हो गया, इट इज दैट कैन रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड इंप्रूव व्हाट हमारी इफिशिएंसी, एडेप्टेशन ऑन द इवॉल्विंग फॉर्मेट्स हो गया, राइज ऑफ ई कॉमर्स लॉजिस्टिक वेयरहाउस कंपनीज कैन स्टैंडर्डाइज एंड मैनेज
दियर ऑपरेशन एज पर द इवॉल्विंग फॉर्मेट, जैसे कि omni चैनल रिटेल हो गया, क्विक कॉमर्स, अदर थिंग हो गया, राइट। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होना चाहिए, हमारा टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन होना चाहिए। कंक्लूजन में ये आप देख लोगे, ठीक ना, ये आप कंक्लूजन में देख लोगे। सरफाइसी एक्ट 2002 ये बैंक से रिलेटेड है। Now, अब रिसेंटली होता क्या, सुप्रीम कोर्ट जो है जजमेंट हाईलाइट करती है, देखो भैया यहाँ तो कुछ तो दिक्कत है, एनोमलीज है सरफाइसी एक्ट 2002 में जो, ठीक है, एंड द सरफाइसी रूल 2002 में। अब की ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का क्या रहा, सुप्रीम कोर्ट ने देखा क्या, सुप्रीम कोर्ट कहा कि देखो भैया ऐसा है कि यहाँ पे तो आपकी बात चलेगी नहीं, ठीक है, आपने ये करा है, अब मेरे को देखने दो। तो भैया सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट हाईलाइट किया कंट्राडिक्शन बिटवीन की सेक्शन 13(8) ऑफ सरफाइसी एक्ट 2002 और रूल 8 और 9 ऑफ सरफाइसी रूल ऑफ 2002। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्या था, सेक्शन 13(8) जो है पोस्ट 16 अमेंडमेंट के बाद में कहता क्या है कि भैया बोरोवर लॉसेस देयर स्टैट्यूटरी राइट टू पे बैक डेब्ट इन फुल एंड रिकवर सिक्योर्ड एसेट वंस द ऑक्शन नोटिस इज पब्लिश्ड। कि ये रूल कहता है सेक्शन कि अगर मान लीजिए मैं बोरोवर हूं, ठीक है, और मेरा पैसा है, मैं मतलब पे नहीं कर पाया, तो कहता है कि भैया अगर मेरे खिलाफ एसेट जो मतलब कि जो रिकवर करने का जो है ना, एक बार ऑक्शन का नोटिस पब्लिश हो जाता है, तो अगर मैं चाहूं कि मैं सारा पैसा दे के अपना एसेट वापस ले लूं तो ये नहीं हो सकता, राइट ना। रूल 8 और 9 क्या कहता है, इंडिकेट करता है, देखो भाई साहब, इंडिकेट बोरोवर स्टिल हैव द विंडो टू रिडीम इवन आफ्टर पब्लिकेशन, पब्लिकेशन के बाद भी ये अंटिल ऑफ द ऑक्शन डेट, कि जब तक ऑक्शन का डेट नहीं आ जा रहा है, नीलामी का डेट नहीं आया, तो ये एक दूसरे में कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। तो यही चीज को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देयर इज एनोमलीज। नाउ अब कोर्ट का इंटरप्रिटेशन क्या, पब्लिकेशन ऑफ नोटिस, ये कहता है सेक्शन 13(8) में मस्ट बी रीड इन द लाइन विद द प्रोसीजरल स्टेप अंडर द रूल्स। जब प्रोसीजरल स्टेप बना रहे हो तो आप बता रहे हो तो सेक्शन 13 क्लॉज 8 भी आप पढ़ोगे। उसके बाद बोरोवर की राइट टू रिडीम एक्सक्लूसिवली ओनली आफ्टर प्रॉपर पब्लिकेशन। आप ये जो रीडिंग तभी कर सकते हो जब आप प्रॉपर पब्लिकेशन करोगे ऑक्शन का नोटिस का, जैसे कि न्यूज़पेपर में, पर्सनल सर्विसेज में, ईमेल्स वगैरह में, ठीक है। अब देखो एनपीए जो भैया ये क्लासिफिकेशन लोन है जो कि एडवांस मतलब कि 90 डेज समझ लो ना, जब तक आप 90 डेज तक पे नहीं किए तो वो एनपीए में चले जाता है, राइट। नाउ this will go into the NPA if until till 90 days, if you are not paying it will go into NPA, right. Now we will see securitization and the reconstruction of the financial asset and the enforcement of secure interest सरफाइसी एक्ट 2002 हो गया। इसमें क्या है कि भैया ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम लोग रिकवर करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, रिकवरिंग द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एंड बैंक्स के लिए जो एनपीए है ये इन टाइमली और इफेक्टिव मैनर में। यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक भी है, अगर ये कहोगे कोऑपरेटिव बैंक है या नहीं है, प्रीलिम्स पूछ लेती है, तो भैया है, कोऑपरेटिव बैंक भी एनपीए के अंदर आता है। अरे डोंट वरी, जो इकोनॉमिक्स में कराऊंगा ना आपको, टेंशन मत लो। अभी जो इकोनॉमिक्स चल रहा था, वी हैव पॉज फॉर सम रीजन, वी आर प्लानिंग समथिंग और यू विल सी इट, यू विल लव इट, है ना। एंड वी हैव स्टार्टेड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन सीरीज, और हम लोग एक स्पेशल फोकस ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि आपको डेली टारगेट सुबह दी जाएगी, शाम में आप टारगेट को पोस्ट करना है कि हाँ आपका हुआ, कितना परसेंट हुआ, नहीं हुआ, 2-3 दिन तक नहीं करते हो, वी विल रीच आउट टू यू कि भैया दिक्कत क्या है ना। चलो नाउ फीचर्स ऑफ द एक्ट, एनपी क्लासिफिकेशन एंड नोटिसेस, लोन आर क्लासिफाइड एज पर आरबीआई गाइडलाइन हो गया विथ मैंडेटरी 60 डे डिमांड नोटिस टू बोरोवर बिफोर एक्शन टू रिकवर द एसेट हो गया। की मेथड रिकवरी क्या होना चाहिए, सेक्यूरिटाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। की मेथड क्या, सेक्यूरिटाइजेशन होना चाहिए, इन्वॉल्व द ट्रांजैक्शन वेयर द रिस्क ऑफ रिकवरी इन स्ट्रेस एसेट होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इन्वेस्टर एंड बाय रीपैकिंग सच एसेट इनटू द ट्रेडेबल सिक्योरिटीज, ठीक है ना। मैं आपको सिंपल सा समझाता हूँ सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है। सिक्योरिटाइजेशन क्या बोलता है कि भैया यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन होगा जहां पे रिस्क ऑफ रिकवरी है और स्टेट एसेट का, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी बना देंगे, उसको हम लोग ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इन्वेस्टर बाय रीपैकिंग द सच एसेट इनटू ट्रेडेबल सिक्योरिटीज विद द डिफरेंट रिस्क पोर्टफोलियो, ठीक। एसेट रिकंस्ट्रक्शन, अब एक्ट प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, एआरसी हो गया, जो कि रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई। एआरसी किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा रजिस्टर्ड और रेगुलेटर होगा। एआरसी क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करेगा, आपकी एनपीओ को बाय करेगा और बेड एसेट को बाय करेगा बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ताकि वो बाद में उसको क्लीन अप कर सके उसके बैंक बैलेंस को, ठीक है। कोड फ्री इन्फोर्समेंट, सिक्योर क्रेडिटर बैंक जो होगा, लाइक बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होगा, ये जो पोसेशन एंड द सेल एसेट एक्सेप्ट फॉर द एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के सेक्शन 30 में बिना जुडिशियल अप्रूवल के भी ये बेच सकते हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के। नाउ सेंट्रल डेटाबेस बनेगा, एस्टैब्लिश करेंगे हम लोग सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटाइजेशंस एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट होगा। बोरोवर राइट्स, अब बोरोवर राइट क्या कि बोरोवर कैन अप्रोच द डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल टू रेक्टिफाई द ग्रीवेंसेस अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट द क्रेडिटर और द ऑथराइज्ड
ऑफिसर के बाद डीआरटी क्या स्टैब्लिश होता है आपका किससे, तो रिकवरी ऑफ डेप्थ एंड द बैंकिंग एक्ट 1993। नाउ वर्किंग क्या देखेंगे इसका, आफ्टर द जब एक बार डिक्लेयर हो गया कि अकाउंट जो है एसेट जो एनपीए है, तो बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, डायरेक्ट ठीक है, इंस्टीट्यूशन डायरेक्ट डिफॉल्टिंग बोरोवर टू डिस्चार्ज देयर लिएबिलिटी विद इन द 16 डेज, जो आपकी लिएबिलिटी आप 7 दिन के अंदर छोड़ो, राइट। व्हेन फेल टू कंप्लाई विद द नोटिस, देन द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, एक्शन लेगा, कहेगा भैया बहुत हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू टेक एक्शन, है ना। जर्रा जर्रा मैं आपको कितना इंतजार सुनूं। चलो, कभी इधर कभी उधर। की इशू देखेंगे हम लोग, चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द सरफासी एक्ट हो गया, एक्सक्लूजन ऑफ द सर्टेन बोरोवर्स एक्ट की यूज चैलेंज क्या होता है, एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन बोरोवर, कुछ बोरोवर को हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, ये एक्ट जो है एप्लीकेबल नहीं होगा लोन पे अंडर द 1 लाख एंड इन केस वेयर जहां पे 80% ऑफ द लोन जो है ऑलरेडी रिपेड है, ठीक है, तो एक्सक्लूजन हो गया, ये इशूज आ गया। प्रोसीजर्स एंड द जुडिशियल डिले हो गया, अब बोरोवर ऑफेन क्या करेगा, डीआरटी को अप्रोच करेगा, कहेगा भैया मेरे को क्या करो, स्टे दिला दो, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटीज इन द एसेट रिकवरी होगा, लेंडर फेसेस द चैलेंजेस इन आइडेंटिफाइंग द एंड लिक्विडिंग द कोलेटरल, जैसे कि भैया ट्रांसफर करेंगे एसेट को थर्ड पार्टी को, दिक्कत आएंगी। अब सब ट्रॉपिकल परफॉर्मेंस ऑफ सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस ऑफ एआरसी हो गया, बैंक एंड एफआई कुड रिकवर ओनली अबाउट 14.21% ऑफ द अमाउंट ऑन बाय, ठीक है, बरोबर हो गया, ठीक है। स्ट्रेस जो कि ब्रोवर स्ट्रेस एसेट टू सोल्ड एआरसी जो कि फाइनेंशियल 2004 से लेके फाइनेंशियल 2024 तक ये रहा था, सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट हो गया भैया, फोर्स एसेट, now this is the forced asset dispositions can lead to the loss of what livelihood हो गया, increase the indebtedness हो गया एंड सोशल इंस्टेबिलिटी हाईलाइटिंग द नीड फॉर व्हाट बैलेंस रिकवरी फ्रेमवर्क। अब देखो जाहिर सी बात है कि अगर फोर्स एसेट है, पोसेशन हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो आपकी जीविका है, जो लाइवलीहुड है, वो लॉस होगा, ठीक, इनकी कर्ज भी बढ़ जानी है, उसके बाद सोशल इंस्टेबिलिटी आएगी, हाईलाइट करेगा नीड फॉर द बैलेंस व्हाट, बैलेंस रिकवरी फ्रेमवर्क हो गया। अब अदर में क्या आ रहा है कि भैया इन्फ्रिजमेंट ऑफ द बोरोवर राइट्स हो गया, मिस यूजिंग ऑफ पावर बाय क्रेडिटर्स हो गया, डिस्प्यूट इन द वैल्यूएशन ऑफ द स्ट्रेस हो गया, एक्सक्लूजन ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हो गया, राइट। अब अदर इनिशिएटिव्स देखेंगे तो फॉर द सिक्योराइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट रिजॉल्विंग द एनपीए, भैया इंसॉल्वेंसी इन द बैंक्रप्सी कोड आता है 2016 में, इंट्रोड्यूस किया भैया टाइम बाउंड मैनर, इतने दिन के अंदर आपको सारा रैप अप करके निकल जाना है, सारा खत्म करके निकलना है, स्ट्रेस एसेट हो गया, रिड्यूसिंग द डिले इन रिकवरी हो गया, आरबीआई प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क हो गया, मैंडेटरी अर्ली रिकॉग्निशन होना चाहिए, किस चीज का भाई साहब, तो रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट थ्रू द इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट होना चाहिए। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है एनएआरसीएल 2021 में गवर्नमेंट बैक बेड बैंक हो गया टू एग्रीगेट एंड रिजॉल्व द हाई वैल्यू एमपीए। इज दिस क्लियर टू यू नाउ। अब बेड बैंक जो है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है सेटअप टू टेक ओवर एंड मैनेज द नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बेड बैंक क्या है कि भैया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये बेड बैंक क्या है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सेटअप हुआ टेक ओवर द एंड मैनेज द एनपीए एसेट, जो एनपीए एसेट है, जो कि हमने देखा कि भैया 90 डेज तक अगर आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया तो वो एनपीए में आ जाएगा। और बेड लोन फॉर स्ट्रगलिंग बैंक, अदर हम लोग इंद्रधनुष प्लान लेके आए हैं जो फॉर रिवैम्पिंग द पब्लिक सेक्टर बैंक वगैरह हो गया। अब बैंकिंग सेक्टर में वो चीज हम लोग देखेंगे। वे फॉरवर्ड क्या हो गया भैया, हार्मोनाइज करेंगे हम लोग लॉ एंड रूल्स को। सुप्रीम कोर्ट अर्ज किया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि भैया मेक नेसेसरी चेंजेस, ताकि कुछ ऐसे बदलाव लेके जो जरूरत है बदलाव की वो बदलाव लेके आओ, ताकि रिजोल्व कर सके हम लोग जो एनुअल इश्यूज है। हार्मोनाइज विद द आईबीसी हो गया, सरफासी एक्ट जो हो गया हार्मोनाइज होना चाहिए किसके साथ में, आईबीसी के साथ में, ताकि इंश्योर कर सके कोहेसिव और कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द रिलीजिंग द स्ट्रेस एसेट नथिंग बट एनपी, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन होना चाहिए, लेवरेज करो एआई को, डेटा एनालिसिस को फॉर द एसेट इवैल्यूएशन एंड मॉनिटरिंग में, ठीक है भैया क्या करेंगे कि कितना मतलब एसेट उनका क्या है नहीं है मॉनिटर कर सके, ठीक ना। जैसे कि चिप हम लगा देते हैं, किसी ने गाड़ी लिया, ठीक है, उसमें चिप लगा दी, भैया जा कहाँ रहा है, भाग कहाँ रहा है, ठीक। एआई मशीन लर्निंग से हम ट्रैक कर सकते हैं कि अगर वो जो नहीं दे रहा है, जो बरोबर नहीं दे रहा है, जानबूझ के नहीं दे रहा है या कोई मजबूरी है, जैसे कि वो अगर मान लो बाहर फॉरेन जा रहा है, फोटो सेल्फी ले रहा है, स्विमिंग पूल ये कर रहा है, मजे कर रहा है, एकदम से इधर जा रहा है उधर जा रहा है बीचेस पे, है ना, तो ऐसा तो नहीं कि उसके पास में पैसे नहीं है वापस करने के लिए, जस्ट ही यूजिंग द लीगल लूपहोल्स। अब इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो यूनाइटेड किंगडम का जो एक्ट ये आप पढ़ लोगे, ठीक है। अब कंक्लूजन वही सुप्रीम कोर्ट रूलिंग क्लैरिफाई किया कि रिडेम्पशन राइट्स और री-एनफोर्समेंट परचेजर्स प्रोटेक्शन अंडर सरफेसी एक्ट, लेकिन भैया इन कंसिस्टेंसीज हो गया बिटवीन द एक्ट एंड द रूल कंटिन्यू टू क्रिएट अनसर्टेनिटी होगा, ठीक है। स्ट्रीमलाइन द दिस प्रोविजन स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म लाइक डीआरटी एआरसी हो गया, इसेंशियल हो गया, इसेंशियल है ताकि हम इंश्योर कर सके क्विकर रेजुलेशन ऑफ एनपीए। अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना फिशरीज को लेके है, एग्रीकल्चर रिलेटेड है, राइट। Now, this is going to be our last topic of the day.
उसके बाद नेक्स्ट जो है न्यूज एंड शॉर्ट, टुमारो वी विल डिस्कस इट। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है 5 साल अभी कंप्लीट हो गया, जो लॉन्च हुआ था। अभी इसके बारे में देखिए, ये लॉन्च इन 2010 बाय डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज हो गया, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरिंग हो गया, ठीक है। नाउ उसके ऑब्जेक्टिव क्या था कि तो ये भैया जो हम एड्रेस करते हैं क्रिटिकल गैप्स जो हमारी फिश प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केटिंग में जो गैप आ रही है, हम लोग उस पर काम करें, हम लोग उसको एड्रेस करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको एड्रेस करके इसको और बढ़ाएंगे, है ना। नाउ ड्यूरेशन क्या था भैया, इंप्लीमेंटेड हुआ था सारे स्टेट में, यूटीज में 5 साल के लिए, जो फाइनेंशियल 2000 नाउ सॉरी, ये लॉन्च इन 2020 में हुआ था, ठीक है। ये मार्क कर लेना, यहाँ पे गलत है, ठीक है, 2020 में हुआ था। ये आपका लॉन्च 2010 में नहीं 2020 में हुआ था, ठीक है। ये एरर है यहाँ पे, इस वाई आई एम थिंकिंग कि भैया मतलब ये 2020 की जगह 10 क्यों दिया हुआ, ठीक है। तो ये 5 साल 2020-21 से आपका 24-25 तक था, लेकिन इसको हम लोगों ने क्या करा 25-26 तक बढ़ा दिया। नोडल एजेंसी क्या भैया, नेशनल फिशरीज डिपार्टमेंट बोर्ड हो गया फॉर इंप्लीमेंटिंग द ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, क्रिएट करेगा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स के लिए, ठीक। स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट क्या है, ये भैया अम्ब्रेला स्कीम से 2 सेपरेट कंपोनेंट पे, एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गया, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होता है, फुल्ली फंडेड और इंप्लीमेंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है, पार्सली सपोर्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और इंप्लीमेंटेड बाय स्टेट हो गया। अब ये क्या था, इनहांस करेगा, इनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट होगा, फिशरीज मैनेजमेंट एंड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब ये देखो हमारा टारगेट क्या था, अचीवमेंट क्या है, एरिया फिशरीज एंड फिश प्रोडक्शन एंड द फिश प्रोडक्टिविटी में देखेंगे टारगेट क्या था, हम लोग इनहांस करेंगे एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी को फ्रॉम नेशनल एवरेज 3 to 5 टन पर हेक्टेयर, और इनहांसिंग द पर कैपिटा फीस कंजप्शन हम करेंगे 5 से 6 केजी से 12 केजी तक। और अचीवमेंट क्या होगा, एक्वाकल्चर हमारी प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज होगी 4.7 टन पर हेक्टेयर से, जो कि फरवरी 2025 की डेटा है। और पर कैपिटा फीस कंजप्शन जो इंक्रीज हो गई 5 से 6 केजी से 12 से 13 केजी, फरवरी 25 का डेटा है। इंडिया इमर्ज एज द सेकंड लार्जेस्ट फीस प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, हम जो है अब सेकंड फीस प्रोडक्शन में आ चुके हैं और कंट्रीब्यूट 8% ऑफ ग्लोबल फीस प्रोडक्शन, ठीक है ना। इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन में देखेंगे, रिडक्शन ऑफ द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस फ्रॉम रिपोर्टेड जो था 20 से 25% से हमको 10% पे आना है। पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेस जो हो गया आपका अब 10 से 15% हो गया एज दिसंबर 2024 की बात करें डेटा की। इनहांस करेंगे इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, भैया जनरेटिंग द 55 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी करेंगे, लेकिन एक्चुअली हम कितना कर पाए, 58 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड इन द फिशरी एंड एक्वाकल्चर इसमें हो चुका है। अब इंपॉर्टेंट की इनिशिएटिव अंडर द पीएम पीएसवाई देखेंगे, एम्पावरिंग द वुमेन इन फिशरीज, हम क्या करें, प्रोवाइड किए by providing 60% of total project cost of financial assistance up to the 1.5 करोड़, ठीक है, पर प्रोजेक्ट जो था अंडर बेनिफिशियरी ओरिएंटेड एक्टिविटीज एंड इंटरप्रेन्योर मॉडल में। तो इससे क्या हुआ, हमारी वुमेन इंपावरमेंट हुई, वुमेन आगे आई और आगे वुमेन आके इस चीज का बेनिफिट उठाई और दे एस्टैब्लिश देयर ओन थिंग्स एंड दे स्टार्ट डूइंग दिस वन। बिल्डिंग द क्लाइमेट रेजिलिएंट, बिल्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस। अब डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के आइडेंटिफाई किया 100 कोस्टल फिशरमैन विलेज एज अ क्लाइमेट रेजिलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेज को आइडेंटिफाई किया, रेजिलिएंट कोस्टल, ठीक है ना। बूस्टिंग द प्रोडक्टिविटी थ्रू द बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, ये पीवाईक्यू आ रखा है बायोफ्लॉक, ठीक है ना। सस्टेनेबल एक्वाकल्चर मेथड हो गया दैट रिसाइकल द न्यूट्रिशन इन द वाटर यूजिंग बेनिफिशियल माइक्रोब्स हो गया। स्ट्रेंथनिंग द पोस्ट हार्वेस्ट एंड द मार्केटिंग इकोसिस्टम, ठीक है, ये करेगा। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग द वैल्यू चेन रेजिलियंस हो गया। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना हो गया, ये सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम्स हो गया अंडर होम पीएमपीएसवाई, लॉन्च इन 2024 फॉर 4 ईयर हो गया। चैलेंजेस जो हो गया पर्सिस्ट इन द फिशरी सेक्टर हो गया। गवर्नेंस इशू, ग्लोबल चैलेंजेस, डिजीज मैनेजमेंट, तो गवर्नेंस इश्यूज में क्या, अनलाइक द मेरीन फिशरीज हो गया, इनलैंड फिशरीज आर स्टेट सब्जेक्ट हो गया, रिजल्टिंग इन द वेरिएशन लेजिस्लेशंस हो गया, पॉलिसीज अक्रॉस द स्टेट एंड गेट नेग्लेक्टेड हो गया। सब चाहते हैं ना कि भैया मेरा वाहवाही हो, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी ठीक है ये करो, स्टेट गवर्नमेंट मेरी ऑलरेडी है, मेरी अंतर्गत आती, मैं अपना देख लूंगा। ग्लोबल चैलेंजेस क्या है, ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रप्शंस एंड द शिपिंग रूट इंस्टेबिलिटी ड्यू टू ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो गया। आर प्रेशरिंग द इंडियन सी फूड एक्सपोर्ट टू मेंटेन द कॉम्पिटेंस अगेंस्ट चाइना, वियतनाम, इंडोनेशिया, यूरोकाडर हो गया, ठीक ना। चलो अब जाके डिजीजेस क्या हुआ, एग्जांपल जैसे कि श्रिम्प फार्मिंग इंडस्ट्री आंध्र प्रदेश में फेसिंग द सीरियस थ्रेट फ्रॉम द इंट्रोसाइटोजून हेपाटोपेनिया, ठीक है। ये क्या है, कौन सा डिजीज है भैया, ये माइक्रोस्पोडियन पैरासाइट है, ठीक है। एनवायरमेंटल डैमेज होगा, डिजास्टर एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। एमएससी एल्सा 3 शिप wreck of the कोची कोस्ट, कंटामिनेटेड वाटर सेडिमेंट इफेक्टिंग द प्लैंकोड बेंथोस फिश एग्स एंड द लार्वाई हायर मेंटेन लाइफ्स हो गया। वे फॉरवर्ड में क्या हो गया, प्रमोट करेंगे रिसर्च फार्मर पार्टनरशिप्स, ठीक है। आईकार सिवा क्या करे, ऑर्गेनाइज करा ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट और श्रिम्प डिजीज एज अ
हेपाटोकिनेटिक जो है HMP मतलब हेपाटोपेनक्रियाटिक माइक्रोस्पोडियोसिस डिजीज को, ठीक है, प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल इन ग्लोबल मार्केट में। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर रिकमेंड की स्टैब्लिश करो इंडियन काउंसिल फॉर द फिशरी एंड एक्वाकल्चर की, और इन्फोर्स द मिनिमम लीगल मेस साइज रेगुलेशन यूनिफॉर्मली एंड बैन द डिस्ट्रक्टिव फिशिंग मेथड। हो गया। कंक्लूजन देख लेंगे, इंश्योर करेंगे सस्टेनेबल यूज एंड कंजर्वेशन ऑफ फिशरीज की while balancing economic and social and environmental priorities. It is recommended to focus on the capacity building and adopt the participatory management approach and supported by interdisciplinary and inter-institutional cooperation and collaboration। हो गया। Now other important initiatives taken by fishery sector, हम ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम जो लॉन्च हुआ था 2015 से 16 में फॉर इंक्रीजिंग द फिशरीज प्रोडक्शन, हो गया, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी। दूसरा क्या हुआ, क्रिएशन ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बना था फॉर फिशरीज 2018 में। नेशनल पॉलिसी ऑन द मेरीन मेरीन फिशरीज जो था प्लेसेस अ स्ट्रांग एम्फेसिस सस्टेनेबल, हो गया। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी फॉर मैपिंग मेरीन फिश लैंडिंग सेंटर्स एंड द फिशिंग ग्राउंड्स एडिंग इन द इफेक्टिव रिसोर्सेज मैनेजमेंट। आई होप यू विल लाइक इट, है ना। डू कमेंट इट कि कैसा आपको लगा, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग द प्रीवियस वीडियो, मेकिंग योर valuable comment in previous videos, ठीक है। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट क्लास।